और अभिषेक भाई, क्या हाल चाल? आशीष भाई, रोहित बाबू, शालिनी बहना, लक्ष्मी बहना, आशा करते हैं कल वाला वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग याद भी कर लिए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कल डिफिनीशन सेक्शन 1 और सेक्शन 2 देखे थे, ठीक है। तो सेक्शन 1 में क्या था? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट, सॉरी, शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन और कमेंसमेंट, ठीक, सेक्शन 1 में था। और सेक्शन 2 में डेफिनीशन क्लॉज था। डेफिनीशन, इसमें हम लोग क्या देखे थे? ए बी, मतलब 2 का ए, 2 का बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे और के, ठीक है। और इसमें हम लोग देखे थे, कुछ ट्रिक भी देखे थे। बी एच एल, ठीक है, 2B 2H 2L ये देखे थे, ठीक है, BHL। इसमें क्या था? कंक्लूसिव प्रूफ था। कंक्लूसिव प्रूफ था। इसमें क्या था? मे प्रिज्यूम। इसमें क्या था? सेल प्रिज्यूम, ठीक। ए में क्या था? कोट था। बी में तो देख लिए कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक। डी में क्या था? डॉक्यूमेंट, ठीक। ई में क्या था? एविडेंस। एफ में क्या था? फैक्ट। जी में क्या था? फैक्ट इन इशू, ठीक। एच में क्या था? तो लिखे हैं वहां पे मे प्रिज्यूम। आई में क्या था? नॉट प्रूव्ड, है ना। इसमें प्रूव्ड, इसमें रिलीवेंट, इसमें प्रूव्ड था कि नॉट प्रूव्ड था, देख लें एक बार। अब तो बेयर एक्ट भी नहीं मिलेगा, एक मिनट, कहाँ रख दिए? एक मिनट, भारतीय न्याय संहिता है। इतने सारे बेयर एक्ट हैं, देख लीजिए, इसमें देखना पड़ेगा। इसमें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आर्बिट्रेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लिमिटेशन, साइबर, इंडियन पेनल, फैमिली कोड, मोटर व्हीकल। एक मिनट दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन एविडेंस, भारतीय साक्ष्य देखना है ना, नहीं है। और यार यहाँ है। तो क्या हम लोग देख रहे थे? इसमें तो है डिसप्रूव, यही है, डिसप्रूव है ना, डिसप्रूव, ठीक है। आई में नॉट प्रूव, ठीक तो है, याद है यार, नॉट प्रूव्ड और रिलीवेंट, ठीक है। तो डेफिनेशन क्लॉज में इतने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पहले 10 थे, क्या ऐड किया गया है इसमें? कंक्लूसिव प्रूफ, अरे मतलब जितने भी थे यार, चलो हटाओ, अभी देखो कितने हैं, तो याद हो जाने चाहिए। ए में 2A में क्या है? कोट है। 2B में क्या है? कंक्लूसिव प्रूफ है। सी में क्या है? डिसप्रूव है। सी में डिसप्रूव है। डी से डॉक्यूमेंट, ई से एविडेंस, एफ से फैक्ट, ई एफ। जी में क्या है? फैक्ट इन इशू है। एच में क्या है? देखे ही यहाँ पे मे प्रिज्यूम है, जी एच। आई में क्या है? नॉट प्रूव्ड है। जे में क्या है? प्रूव्ड है। के में क्या है? रिलीवेंट है, ठीक है। तो इतना याद होना चाहिए। और हम बता भी देते कोर्ट में क्या होगा, कोर्ट
वो सभी होंगे जो एविडेंस लेने के लिए क्या है, मतलब जो एविडेंस ले सकें, ठीक है ना। चलिए एक एक करके फिर से देख लेते हैं थोड़ा शुरू से। कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेज एंड मजिस्ट्रेट एंड पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली अथराइज टू टेक एविडेंस। जो लीगली अथराइज है टेक एविडेंस के लिए, देख लें वीडियो हो रहा है कि नहीं रिकॉर्डिंग। ये यस यस, चलिए। तो क्या है, मतलब ऑल जजेज और मजिस्ट्रेट हु आर ऑथराइज टू टेक एविडेंस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर, ठीक है ना। जो एविडेंस लेने के लिए, बेयर एक्ट तो होना ही चाहिए। देखिए कितना पतला बेयर एक्ट है यार, लग रहा है कि 10-20 ही पेज है इसमें, ठीक है ना। तो बेयर एक्ट तो होना ही चाहिए आपके पास, बेयर एक्ट से ही पढ़ा रहे हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है ना। तो देख लीजिए और ये याद होना चाहिए, ए में क्या है, एक्सटेंट, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। एक्सटेंट क्या है, होल इंडिया। एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन तो बताए थे कि किसमें अप्लाई होगा। इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, बट नॉट, किस पे नहीं अप्लाई होगा एप्लीकेशन में, एफिडेविट में और आर्बिट्रेशन में, ठीक है ना, अप्लाई नहीं होगा। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम किसमें अप्लाई नहीं होगा, ये पूछा जा चुका है आर्बिट्रेशन वाला, ठीक है ना। तो एफिडेविट पे अप्लाई नहीं होगा और आर्बिट्रेशन में, ठीक है, बाकी सब पे अप्लाई होगा। और डेफिनेशन क्लॉज में क्या है, 11 डिफिनीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ए में क्या है, कोर्ट, देखिए लाइन से याद रखिए, कोर्ट कंक्लूसिव प्रूफ, 2B में कंक्लूसिव प्रूफ, सी में क्या है, नॉट प्रूव्ड, डी में क्या है, डॉक्यूमेंट, ई में क्या है, एविडेंस, एफ में क्या है, फैक्ट, जी में क्या है, फैक्ट इन इशू है, ठीक है, जी, एच में क्या है, सेल प्रिज्यूम, सॉरी में प्रिज्यूम, एच, आई में क्या है, आई में नॉट प्रूव्ड है, जे में क्या है, ए सेल प्रिज्यूम, जे के एल, और दादा 12 गो है क्या मुकेश भाई, अभी ना, के एल, एल में क्या है, सेल प्रिज्यूम, 12 है इसमें, सेल प्रिज्यूम, ठीक है। देख लीजिए के में रिलीवेंट फैक्ट, एल में क्या है, सेल प्रिज्यूम है, और हम बता दिए थे, चलिए ये बता दिए। कंक्लूसिव प्रूफ क्या है, तो हम बताए थे कल ही कि वो प्रूफ, मतलब एक बार अगर वो प्रूव हो गया तो उसको डिसअलाउ करने के लिए, डिसप्रूव करने के लिए एविडेंस अलाउ नहीं होंगे, ठीक है। और डिसप्रूव में क्या है, अगर कोर्ट ये मान ले कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या आई ऑफ लॉ में वो एग्जिस्ट नहीं करता है, या उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो क्या है, या कोर्ट में डिसप्रूव हो जाए तो उसे डिसप्रूव मान लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट बाद में बताते हैं, एविडेंस, चलिए एक एक करके सब पढ़ते चलते हैं, बेरक से क्या दिक्कत है। गौरामा डिसप्रूव्ड बता दिए। डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब और अदरवाइज रिकॉर्डेड अपॉन द सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर और मार्क और एनी अदर मीन्स or by more than one of those means intended to be used or to which may be used for the purpose of recording that matter and includes electronic and digital record, ठीक है ना। अगर कहीं लिखा हुआ है, कहीं इंस्क्रिप्टेड है, ठीक है ना, किसी पत्थर पे लिखा गया है, किसी ताड़ के पत्ते पे लिखा गया, वो सभी क्या है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। एनी राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, वर्ड प्रिंटेड, लिथोग्राफ, फोटोग्राफ, ये बता दिए थे, चलिए पढ़ लीजिएगा। एविडेंस means and includes all statement including a statement given electronic which in the court permits or requires। देखिए एविडेंस क्या है, अगर कोर्ट उसे परमिट करती है या कोर्ट को रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, तो वो क्या है, एविडेंस है। परमिट और रिक्वायर्ड, कौन परमिट करता है, कोर्ट, या किसको रिक्वायर्ड है, कोर्ट को, ठीक है ना। तो वो सभी क्या होंगे, एविडेंस। देखिए कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस इन रिलेशन टू द मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी एंड सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड ओरल एविडेंस, और ये सभी क्या कहलाएंगे, ओरल एविडेंस कहलाएंगे। इन ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, देखिए इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट एंड सच डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है।
तो वो क्या कहलाएंगे, डॉक्यूमेंट्री। मान लीजिए कोई विटनेस की जरूरत है कोर्ट को, या कोर्ट परमिट करती है, उसे अलाउ करती है बोलने के लिए, कोई चीज पूछ रही है, तो क्या कहलाएंगे, ओरल एविडेंस कहलाएंगे। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए अगर कोई भी चीज प्रोवाइड कराई जा रही है तो क्या कहलाएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है ना, तो कमेंट में बताइए कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहाँ है और ओरल एविडेंस कहाँ है। 53-54 आई थिंक। ठीक है, देखिएगा, देख के बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। एविडेंस हो गया। फैक्ट, तो फैक्ट क्या है भाई, फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग, ए स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग perceived by the sense, any mental condition of which a person is conscious। ठीक है, फैक्ट क्या है, जो आप अपने सेंस ऑर्गन से क्या कर सकें, परसीव्ड बाय सेंस। ठीक है ना, मतलब कोई भी थिंग्स, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंस, मतलब कुछ उसका कुछ मीन्स निकले। ठीक है ना, वो क्या है, फैक्ट है। एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच अ पर्सन इज कॉन्शियस। देखिए, देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट। ठीक है ना, कहीं किसी जगह पे किसी सर्टेन ऑर्डर में कोई सर्टेन चीजें रखी गई हैं, ठीक है ना, सर्टेन प्लेस पे, तो क्या है, फैक्ट है। दैट अ पर्सन हियर्ड और सा, कोई व्यक्ति कुछ देखता है और सुनता है, वो भी क्या है, फैक्ट है। दैट पर्सन सोल्ड अ सर्टेन ओपिनियन, सॉरी, होल्ड, कोई व्यक्ति कोई विशेष विचारधारा का है, वो भी क्या है, फैक्ट है। हैज अ सर्टेन इंटेंशन, एक्ट इन गुड फेथ और फ्रॉडुलेंटली, और यूज अ पर्टिकुलर वर्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस, और इज और वाट, इज और वाज अ स्पेसिफाइड टाइम, मतलब पीछे कुछ कहा गया हो या कुछ कहा है, वो सभी चीजें, पर्टिकुलर सेंसेशन इज अ फैक्ट, सभी चीजें क्या है, फैक्ट है। फैक्ट इन इशू क्या है, बता चुके थे कल कि जो विवादित शब्द है वो फैक्ट इन इशू है। ठीक है, सुनिए, फैक्ट इन इशू मीन्स 2G में है, याद हो जाना चाहिए। फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट विच ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद और अदर फैक्ट, existence or non-existence, nature or existence of a right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding, necessary flow। ठीक है, वो सब क्या है, फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू मतलब वो सारी चीजें जो क्या है, विवादित है। जैसे मैं कोई व्यक्ति किसी पे केस कर दिया, सूट फाइल कर दिया, और जिस मामले के लिए वो सूट फाइल किया है, अगला जो व्यक्ति है वो उसे डिनाई कर रहा है, तो जो चीजें डिनाई कर रहा है, मतलब एलिगेशन जो लगाया गया है और वो उधर से डिनाई कर रहा है, वही क्या है, फैक्ट इन इशू है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, कमेंट में बताइए। ठीक है, asserted by one party, deny by the other। ठीक है, वो क्या है, फैक्ट इन इशू है। फैक्ट इन इशू मतलब asserted और denied by in answer। ठीक है, फैक्ट इन इशू। यहाँ एक्सप्लेनेशन में देख रहे हैं, वेन एवर अंडर द प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर द थिंग्स बीइंग इन फोर्स रिलेशन टू द प्रोसीजर एंड कोर्ट रिकॉर्ड्स एज issue of fact, the fact to be asserted or denied in answer to such issue of fact in issue। ठीक है ना, मतलब एक व्यक्ति द्वारा asserted या डिनाई किया गया हो, मान लीजिए मैं कोई एलिगेशन लगा रहा हूँ, वो उधर से डिनाई कर रहा है, वही क्या है, फैक्ट इन इशू है, जो डिनाई किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद से मे प्रिज्यूम, तो बताए ही हैं कल। मे प्रिज्यूम मतलब कोर्ट मान भी सकती है और नहीं भी, अगर कोर्ट मान ली तो आप उसमें एविडेंस दो और उसे डिस्प्रूव करो, कोर्ट डिस्प्रूव मान लेगी। ठीक है, तो ये है मे प्रिज्यूम, मतलब कोर्ट मान भी सकती है नहीं भी। मे प्रिज्यूम में देख लेते हैं, वेन एवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस अधिनियम दैट द कोर्ट में प्रिज्यूम ऑफ फैक्ट, इट में इधर रिगार्ड सच फैक्ट एज अप्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड और मेक कॉल फॉर प्रूव ऑफ इट। ठीक है, देखिए कोर्ट के पास यह डिस्क्रिशन है कि वो क्या कर लेगी, उसे प्रूव मान सकती है, ठीक है, और नहीं भी। प्रूव मान ली तो आप एविडेंस दो, उसे डिस्प्रूव मान लेगी। ठीक है, या उसे क्या कर ली, प्रूफ मान ली और उसे कह दी कि अब तुम क्या
प्रूफ नहीं मानी तो कही कि तुम इसे प्रूव करो, ठीक है। तो वो क्या है, मे प्रिज्यूम है। मन मे प्रिज्यूम मतलब सब चीजें कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करती है। नॉट प्रूव्ड मतलब ना ही वो प्रूव है ना ही डिसप्रूव है, कोर्ट के सामने ना ही उसे प्रूव किया गया है ना ही डिसप्रूव किया गया है, तो उसे कहेंगे नॉट प्रूव्ड, ठीक है। देख लेते हैं 2i में है, अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज नाइदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड, ठीक है ना, नाइदर प्रूव्ड, ठीक है, नॉट डिसप्रूव्ड किधर गया बाबू, नाइदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड, ठीक है। अप्रूव्ड क्या है, तो जो भाई एग्जिस्ट करता है या कोर्ट उसे मान लिया है कि ये प्रूव्ड है तो प्रूव्ड माना जाएगा। अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट ईदर बिलीव्स इट इज एग्जिस्ट और कंसीडर इट एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन ought अंडर circumstances of the particular case to act upon the supposition that it exists, ठीक है। मतलब कोर्ट उसे प्रूव्ड मान ली या कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो एग्जिस्ट करता है तो प्रूव्ड है, ठीक है। रिलीवेंट क्या है, तो भाई हर चीज रिलीवेंट है जो कोर्ट कंसीडर करे। चलिए देख लेते हैं रिलीवेंट के में है, a fact is said to be relevant to another when it is connected with the other in any of the ways referred to in the provision of this अधिनियम relating to the relevancy of fact, ठीक है। relevancy of fact से अगर related है तो वो क्या है, relevant है, otherwise नहीं है। तो relevancy of fact कहां से कहां तक है, 3 से लेके 50 तक, 50 तक क्यों है, यस 50 तक है, ठीक है ना। और ओरल एविडेंस कहां से, ओरल एविडेंस है 54-55, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहां से कहां तक है, 56 से लेकर 93 तक, ठीक है ना। चैप्टर हम बताए नहीं थे, चैप्टर याद हो जाना चाहिए, ठीक है, चैप्टर हर हालत में याद हो जाना चाहिए। पहला चैप्टर प्रीलिम, और टेबल गिर गया, 1 मिनट, कहाँ है भैया, कहाँ है, खिसिया रहे हो, गिरो मत। चलिए, तो पहला चैप्टर प्रीलिमिनरी का बात करता है, दूसरा चैप्टर फैक्ट इन इशू है, सही है ना, हम भी बोल रहे हैं क्या, अरे दादा। पहला चैप्टर प्रीलिमिनरी, दूसरा चैप्टर रिलेवेंट फैक्ट, तीसरा चैप्टर हम भी भूल गए, पहला चैप्टर प्रीलिमिनरी, दूसरा चैप्टर रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, तीसरा चैप्टर फैक्ट विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, चौथा चैप्टर ओरल एविडेंस, पांचवा चैप्टर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, छठा चैप्टर एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सातवां चैप्टर बर्डन ऑफ प्रूफ, आठवां चैप्टर एस्टॉपेल, नौवां चैप्टर विटनेसेस, 10वां चैप्टर मतलब विटनेसेस, 9वां, 10वां हो गया एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, 11वां हो गया इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, और 12वां चैप्टर रिपील एंड सेविंग। याद रखिएगा, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब तो हो गया। सेल प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम एक बच गया, सेल प्रिज्यूम whenever it is directed by the अधिनियम that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved। सेल प्रूव क्या है, कोर्ट ये मान के चलेगी कि वो प्रूव्ड हो गया है जब तक कि उसे डिसप्रूव ना कर दिया गया हो, ठीक है ना। सेल प्रिज्यूम क्या है, कोर्ट मान लेगी कि वो प्रूव है जब तक कि आप उसे एविडेंस देकर डिसप्रूव ना कर दें। इसमें एविडेंस अलाउ होता है, किसमें एविडेंस अलाउ नहीं होता है, कंक्लूसिव प्रूफ में एविडेंस अलाउ नहीं होता है। मे प्रिज्यूम सेल प्रिज्यूम दोनों में एविडेंस आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ गए चैप्टर 2 रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट। भैया सेक्शन 3 से नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसे जरूर रिप्लाई करेंगे। मेरा आवाज सुनाई दे रहा होगा कि नहीं, हैं? चलिए अब आ गए चैप्टर 2
चैप्टर 2 रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट। रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? 3 से लेके 50 तक पढ़ना है, ठीक है। रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट में और इसमें कुछ देख लेते हैं मेन मेन पॉइंट चैप्टर 2 में क्या क्या पढ़ना है। क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट, क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट कहाँ से कहाँ तक? 4 से लेके 14 तक। फिर एडमिशन, एडमिशन कहाँ से? 15 से लेके 23 तक, अरे 25 तक, 15 से लेके 25 तक। उसके बाद से एडमिशन के बाद से स्टेटमेंट बाय पर्सन, स्टेटमेंट बाय पर्सन अभी याद हो जाएगा, बता देंगे। 26 से लेके 32 तक। उसके बाद से आ जाएगा हाउ मच ऑफ स्टेटमेंट टू बी प्रूव्ड, हाउ मच ऑफ अ स्टेटमेंट टू बी प्रूव्ड, सिर्फ एक ही सेक्शन है 33। उसके बाद से आ जाएगा जजमेंट ऑफ कोर्ट, जजमेंट ऑफ कोर्ट व्हेन रिलीवेंट, 34 से लेके 38 तक। उसके बाद ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रिलीवेंट, ठीक है। व्हेन रिलीवेंट यहाँ एन रहेगा 39 से लेकर 45 तक, ठीक है। और 45 देख लीजिएगा। उसके बाद से कैरेक्टर व्हेन रिलीवेंट 46 से लेकर 50 तक। देखिए ये पॉइंट हमें याद करना है। देखिए क्या क्या? क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट 4 से लेकर 14 तक, मतलब क्लोजली एकदम क्लोज। उसके बाद एडमिशन, एडमिशन मतलब जैसे क्या? अरे जैसे एडमिशन मतलब कि हम किसी चीज को एडमिट कर लिए रहे हैं। एडमिट मतलब मान लिए रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ, ऐसा मैंने किया, चाहे उसने किया। स्टेटमेंट बाय पर्सन 26 से लेकर 32 तक। हाउ मच ऑफ स्टेटमेंट प्रूफ, देखिए पहला बात कि कोई भी कांड होता है तो कांड में क्या देखा जाता है कि कहीं उससे कोई तार जुड़ा हुआ तो नहीं है, तो वही है क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट। और जैसे तार जुड़ा हुआ मिलता है, पता चलता है किसी का चप्पल वहां है, अब मर्डर हुआ है, वहां 2 तो चप्पल उसके हैं विक्टिम के, और एक चप्पल उसका है जिसने वो कांड किया है। तो वो क्या है? क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट हो गया। अब उस चप्पल पे देखा गया फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट मिला। अब उसको पकड़ा गया, पकड़ा गया कि भाई हाँ वहाँ 10 लोग मतलब आए गए थे, तो सीसीटीवी में दिखा। उसके बाद सीसीटीवी बंद हो जाता है अचानक, तो वहाँ एक का चप्पल मिला, उससे पता चला, सबको पकड़ के लाया गया, उसमें देखा गया किसके पैर में किसका फिंगरप्रिंट कैसा है, ठीक है। तो उसके बाद पता चला तो अब वो एडमिट कर लिए रहा है। जब एडमिट करेगा मतलब वो मानेगा, कुछ बात बोलेगा ना, तो वो है एडमिट है, एडमिट कर लिया। उसके बाद से देखा जाएगा उस व्यक्ति का स्टेटमेंट है कैसा है। अब उस स्टेटमेंट में कितना प्रूफ हो पा रहा है वो देखा जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या है कि कोई तार जुड़ा हुआ कि नहीं है, कि नहीं है, तो क्लोजली कनेक्टेड है। जब वो तार जुड़ा हुआ मिल गया तो उसके बाद से व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, पकड़ लिया गया तो उस कुछ बोलेगा, बोलेगा तो वो क्या है? एडमिशन है, ठीक है।
और सभी मतलब उसमें जो जो लोग इन्वॉल्व होंगे उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, स्टेटमेंट बाई पर्सन, ठीक है। अब उस स्टेटमेंट में कितना प्रूव हो पा रहा है, ठीक है, कितना प्रूव हो पा रहा है। उसके बाद जजमेंट ऑफ कोर्ट कब रिलीवेंट होगा वो बताया गया है। मान लीजिए कि अब कितना प्रूव हो पा रहा है, वो मैटर कोर्ट में गया है, कोर्ट देख रही है, तब कोर्ट क्या देखेगी, कितना रिलीवेंट है कितना रिलीवेंट नहीं है। वो थर्ड पर्सन को बुला के उसका ओपिनियन मांगेगी, तो कब ओपिनियन रिलीवेंट होगा, है ना। और बाद में ये देखेगी कि उस व्यक्ति का कैरेक्टर क्या है और कब कैरेक्टर रिलीवेंट होगा, देख लीजिए, ठीक है। तो याद रखिए कैसे होगा, एक बार और समझिए। सबसे पहला कि कोई कनेक्टेड फैक्ट दिख रहा है कि नहीं, अगर कनेक्टेड फैक्ट दिख गया तो उससे उस व्यक्ति को पकड़ा जाएगा, तो वो कुछ बोलेगा, मतलब एडमिट किए रहे कि करेगा, एडमिट मतलब हाँ मैंने ये किया मैंने ये नहीं किया, है ना, कहेगा ना, तो वो हो गया एडमिट, ठीक। अब कितना उसके बाद में क्या है, मतलब उसके उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद, रिकॉर्ड हो जाएगा स्टेटमेंट, पहले एडमिट करेगा तो उसका बाद रिकॉर्ड हो जाएगा, और उसके बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगा, उसके बाद से देखा जाएगा कि कितना उसका बात प्रूव हो पा रहा है। देख लीजिए यहाँ हाउ मच ऑफ स्टेटमेंट टू बी प्रूव्ड, ठीक है। अब कोर्ट देखेगी कितना उसमें रिलीवेंट है, कोर्ट का जजमेंट आने से पहले वो देखेगी कितना रिलीवेंट है, और उसके बाद से कोर्ट क्या करेगी, थर्ड पर्सन को बुलाएगी। मान लीजिए कि उसका कोई सिग्नेचर है, साइन है या फिंगरप्रिंट जांचना है, तो थर्ड पर्सन ना बताएगा कि कोर्ट इतना साइंटिस्ट थोड़ा ना बैठा है उसको सब पता है, तो वो थर्ड पर्सन का ओपिनियन लेगा, कहेगा कि देखो बताओ फिंगरप्रिंट इसका है कि नहीं है, ठीक। उसके बाद से उस व्यक्ति का कैरेक्टर देखा जाएगा कि कैरेक्टर कैसा है, कब कैरेक्टर उसका रिलीवेंट है कब नहीं है, ठीक है ना। तो ये है चीजें, इतना हम लोग पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट, ठीक है, 4 से लेके 14 तक। चलिए क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट 4 से लेके 14 तक। अरे सेक्शन 3 भी तो है इसमें, रिलीवेंसी फैक्ट में सेक्शन 3 पहले देख लेते हैं, ठीक है। सेक्शन 3 चलिए क्या बात करता है, वही कब फैक्ट रिलीवेंट होगा उसके बारे में, रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में बताता है, ठीक है। सेक्शन 3 एविडेंस में बी गिवन फैक्ट इन इशू एंड रिलीवेंट फैक्ट, ठीक है। सेक्शन 3 कह रहा है कि वही फैक्ट रिलीवेंट होंगे जो 3 से लेके 50 तक में फॉल होते हों, ठीक है। सेक्शन 3 क्या कहता है, एविडेंस में बी गिवन, एविडेंस में बी गिवन, वही एविडेंस दिए जाएंगे, गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट, ठीक है। एविडेंस में भी गिवन, वही एविडेंस दिए जा सकते हैं जो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड है एंड रिलीवेंट फैक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, एविडेंस में भी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू, वही एविडेंस आप दे सकते हैं जो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड है और जो रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। अदरवाइज आप नहीं दे सकते हैं। अब कोई क्राइम किया, अब हम क्राइम से रिलेटेड फैक्ट ना बता के हम ये बता रहे हैं उसके मौसी का नाम ये है, उसके मौसा का नाम ये है, उससे क्या मतलब है, उसके मौसी का नाम मौसा का नाम क्या है, भाई ये तुम बताओ कि उसने क्यों किया है, उसने किया कि नहीं किया, किया तो क्यों किया, है ना। ये बताओ, ये मत बताओ कि उसके मौसी मौसा का नाम क्या है, क्यों, वो रिलेवेंट है ही नहीं। हाँ अगर उसके मौसी मौसा का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है तब उसका जिक्र कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज नहीं। देखिए एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू और सच अदर फैक्ट आर hereinafter declared to be relevant and of no others
मतलब अगर वो रिलीवेंट है या फैक्ट इन इशू से रिलेटेड है तभी आप दे सकते हैं, एंड ऑफ नो अदर्स, और दूसरा नहीं। ठीक है। दिस सेक्शन शैल नॉट बी इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ फैक्ट विच ही इज entitled to prove by any provision of the law for the time being in force relation to this। चलिए अब देखिए इसमें इलस्ट्रेशन है। ए इज ट्राइड फॉर अ मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद द क्लब विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। देखिए ए एक व्यक्ति है जो बी को मार मार के क्लब मतलब एक डंडे से लाठी से मार मार के उसका मृत्यु कारित कर देता है। तो क्या क्या रिलीवेंट होगा, तो कह रहा कि एट ए ट्रायल फॉर द फॉलोइंग फैक्ट इन इशू, तो उसमें क्या फैक्ट इन इशू होगा। ए बीटिंग बी विथ क्लब, क्या ए बी को क्लब से पीटा। ए कॉजिंग बी डेथ बाय सच बीटिंग, क्या ए द्वारा बी की मृत्यु पीटने से हुई। एज इंटेंशन टू कॉज बी डेथ, ए का आशय क्या था पीटने का, कहीं वो सेल्फ डिफेंस में तो नहीं पीट रहा था। इसीलिए फैक्ट इन इशू क्या होगा कि क्या वह डंडे से मार रहा था, क्या उसके डंडे से मारने से उसकी मृत्यु हो गई, मारने का आशय क्या था, इंटेंशन क्या था। तो वो क्या होगा, वो सारे फैक्ट फैक्ट इन इशू से रिलेटेड है और रिलेवेंट फैक्ट है। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसमें इलस्ट्रेशन का भी कह रहा है ए शूटर डज नॉट ब्रिंग विद हिम। चलिए पढ़ लीजिएगा। तो ये हो गया। अब हम आते हैं क्या, क्लोजली, सेक्शन 4, क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट। अब इसमें आ जाएगा पहला, जिसको क्या बोलते हैं, रेस जेस्टा, फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, रेस जेस्टा, रेस जेस्टा। रेस जेस्टा का मतलब क्या होता है, फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। रेस जेस्टा का मतलब होता है सेम ट्रांजैक्शन। रेस जेस्टा का मतलब सेम ट्रांजैक्शन होता है। देख लें बुक में कुछ दिया है अलग चीज। तो इसका मतलब होता है, यह एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है थिंग्स डॉन। ठीक है, लैटिन है, लैटिन टर्म जिसका मतलब होता है क्या, थिंग्स डॉन। क्या होता है, थिंग्स डॉन, यही होता है ना, थिंग्स सेड एंड डॉन इन द कोर्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ठीक है, थिंग्स सेड एंड डॉन इन द कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन। इसका अगर पूरा मीनिंग निकालेंगे तो थिंग्स डॉन, थिंग्स डॉन एंड थिंग्स सेड एंड डॉन इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। ठीक है, चलिए तो इसमें कैसे क्या, देखिए कहने का मतलब है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। अधिकतर केस में जब केस कोर्ट में जाता है तो जरूरी थोड़े है कि वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है उससे। जैसे मान लीजिए कोई भी केस अगर कोर्ट में जाता है तो 90% केसों में वो डायरेक्ट उससे नहीं जुड़ा होता है। ठीक है, 90% केसों में वो डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता है। ठीक है, तो फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन से ही जुड़ता है। ठीक है, देखिए फैक्ट, एवरी फैक्ट स्टोरी इज मेड सर्टेन। ठीक है ना, एवरी केस दैट कम बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ हैज अ फैक्ट स्टोरी बिहाइंड इट। ठीक है ना, कोई भी अगर केस कोर्ट में जाता है तो उसके पीछे कोई स्टोरी होती है, कोई रीजन होता है। ठीक है, उसके पीछे एक स्टोरी छुपी होती है और उस स्टोरी के बारे में
बढ़िया से विस्तार से जाना जाता है, तो अब क्या आता है, डिसीजन। ठीक है, तो डिसीजन कैसे आता है, डिसीजन आने के लिए क्या क्या जरूरी है, फैक्ट, फैक्ट जरूरी है और लॉ जरूरी है। फैक्ट, बिना फैक्ट के और बिना लॉ के कोई डिसीजन नहीं आता है। ठीक है ना। तो कोई भी केस अगर कोर्ट में आता है तो उसके पीछे एक स्टोरी होती है और उस स्टोरी में फैक्ट मिलता है और उस फैक्ट को लॉ पे जैसे रेस जेस्टा पे अप्लाई किया जाता है तब तो डिसीजन आता है। तो रेस जेस्टा है क्या, जैसे मान लीजिए कोई कांड हुआ, कांड होते हुए किसी ने देखा नहीं लेकिन किसी ने आवाज सुना था, और आवाज सुना था कि क्या, जैसे धड़ाम से गिरने की आवाज आती है और एक व्यक्ति आही माई आही दादा करके गिरता है और उसके बाद से धवड़ धवड़ मतलब भागने की आवाज आती है, फिर एक व्यक्ति वहां से भागता हुआ दिखता है और बाद जब पुलिस आती है तो देखा जाता है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो भागता हुआ दिख रहा है एक व्यक्ति, मर्डर करते हुए किसी ने नहीं देखा लेकिन उसको भागते हुए किसी ने देख लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मर्डर करते हुए नहीं देखा लेकिन भागते हुए देख लिया, तो इसमें फॉल हो जाएगा सेक्शन 4 में। क्या है, फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, रेस जेस्टा का पार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, रेस जेस्टा का पार्ट हो जाएगा। एक केस है रतन वर्सेस क्वीन। ठीक है, रतन वर्सेस क्वीन कब 1971 का केस है, RATTEN, रतन वर्सेस क्वीन 1971। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रतन पे अपनी वाइफ का मर्डर का केस चलता है। ठीक है, तो डिफेंस क्या लेता है, डिफेंस लेता है कि वह इससे मिस्टेक से अनफॉर्चुनेट तरीके से हो गया है। क्या डिफेंस लेता है, द एविडेंस वाज इफ किधर गया भाई, द मैन वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर मर्डर ऑफ हिज वाइफ, हिज डिफेंस वाज दैट द शॉट वेंट ऑफ एक्सीडेंटली। मतलब मर्डर का केस इस पे चलता है तो ये क्या एक्सीडेंटली मतलब वो हो गया है, उसका ये डिफेंस लेता है। ठीक है, तो इसमें पता क्या चलता है, जो जिसकी मृत्यु हुई रहती है उसकी पत्नी, जो क्वीन मान लो, जो क्वीन है, तो वो पुलिस को कॉल करती है। और पहले ये थोड़ा ना होता है कि तुरंत पुलिस को कॉल लगाए तुरंत पुलिस उठाई ना, मतलब उस समय आज भी वैसे ही होता है, जैसे कॉल लगाते हैं तो ऑपरेटर के पास जाता है, ऑपरेटर पुलिस को कनेक्ट करता है, आपके एरिया की पुलिस को कनेक्ट करता है। तो जैसे वो कॉल लगाती है, बोलती है गेट मी द पुलिस प्लीज, यही बोलती है ना सेम, गेट मी द पुलिस प्लीज। और जैसे इतना बात बोलती है उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। किसके पहले, ऑपरेटर जैसे ही पुलिस को मतलब वो ट्रांसफर करने जाता है उसके एरिया के, तैसे कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब पुलिस पहुंचती है तो उसकी डेड बॉडी पाई जाती है। कोर्ट ने क्या माना, फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। समझ में आया। रतन वर्सेस क्वीन में क्या होता है कि एक व्यक्ति पे मृत्यु की क्या बोलते हैं मर्डर का केस चलता है, तो वो डिफेंस लेता है क्या, एक्सीडेंट का। क्या, शॉट वेंट ऑफ एक्सीडेंटली, ही वाज his defense was that the shot went off accidentally। मतलब वह एक्सीडेंट, एक्सीडेंट किस में आता है, जब मान लो कोई चीज एक्सीडेंटली हो जाता है तो मर्डर के केस में नहीं ना आएगा, वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन में फॉल हो जाएगा, एक्सेप्शन में फॉल हो जाएगा तो क्या होगा, बच जाएगा ना। तो कोर्ट ये मान के चलती है कि नहीं एक्सीडेंट से नहीं। कैसे एक्सीडेंट से नहीं भाई, जब तुमने मारा वो पुलिस को कॉल लगाई, या जैसे कॉल लगाई कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, उसकी बॉडी पाई गई, इसका मतलब क्या है कि उसको पता था कि ये मारने वाला है। तो पता कैसे चल जाएगा, एक्सीडेंट में पता थोड़ा ना चलता है पहले से। अगर एक्सीडेंट होने वाला है तो पता थोड़े ना रहता है एक्सीडेंट होने वाला है, तो आदमी बच नहीं जाएगा। समझे, तो वो पुलिस को कॉल कैसे लगा दी। ठीक है ना, गेट मी द पुलिस प्लीज। तो कोर्ट ने ये माना फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, रेस जेस्टा का पार्ट माना। ठीक है, इसमें ज्यादा देर तक हो गया क्या, इतना देर हो गया 39 मिनट। बताइए समझ में आया। एक दो और केस देख लिया जाए, और कोई केस है तो देख लें।
एक और कोई केस था इसमें सुंदर सा। हाँ, आर वर्सेस बेडिंगफील्ड, ठीक है। आर वर्सेस बेडिंगफील्ड 1879 का केस है। रतन वर्सेस क्वीन 1971 का था क्या? हाँ, एक आर वर्सेस बेडिंगफील्ड केस है। आर वर्सेस बेडिंग 1879 का केस है, ठीक है। आर वर्सेस बेडिंगफील्ड 1879 का, BEDINGFI, हाँ ठीक है, 1879, ठीक है, का केस है। आर वर्सेस बेडिंगफील्ड। इसमें क्या होता है, क्या होता है भैया? मैन हर थ्रोट कट कैम। इसमें ये होता है कि एक औरत, मतलब ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, तो गर्लफ्रेंड चिल्लाते हुए निकलती है कि ओ माय आंट, ऐसे ही कुछ बोलती है ना। इसमें लिखा है ओह डियर आंट सी व्हाट बेडिंगफील्ड हैज डन टू मी, है ना। क्या बोलती है? ओह माय आंट सी व्हाट बेडिंगफील्ड हैज डन टू मी, है ना। व्हाट योर बेडिंगफील्ड हैज डन टू मी। ओह डियर आंट सी व्हाट बेडिंगफील्ड हैज डन टू मी, ठीक है ना। देखिए क्या है इसमें इफेक्ट में, अ वुमन विद हर थ्रोट कट, मतलब उसका गला कटा हुआ रहता है, और बोलती है क्या, केम सडनली आउट ऑफ रूम, और कमरे से बाहर आकर तुरंत बोलती है, इन विच सी हैड बीन इंजर्ड एंड शॉर्टली बिफोर सी डाइड। मतलब वो रूम से बाहर निकलती है, उसका गला कटा हुआ रहता है, रूम से बाहर निकलती है और क्या बोलती है, ओ माई आंट सी व्हाट बेडिंगफील्ड हैज डन टू मी। ओ आंटी जी, आंटी, ओ मेरी आंटी, देखिए आपके बेडिंगफील्ड ने क्या कर दिया, है ना। और तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसमें कोर्ट क्या मानती है, इसमें जज साहब रहते हैं कुकबर, चीफ जस्टिस कौन होते हैं इसमें, कुक, COCKBURN, जस्टिस कुकबर्न रहते हैं। उन्होंने इसको फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि उस समय ये बहुत ही, मतलब एकदम सिद्धांतों पे आधारित था, उसमें एक पॉइंट इधर उधर नहीं था। उसमें क्या था, फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन में सेम टाइम पे, सेम समय पे, सेम फैक्ट, मतलब सेम समय पे होना चाहिए, उसी समय पे। और जब ये बोली ओ माय आंट सी व्हाट बेडिंगफील्ड हैज डन टू मी, तो वो काम हो चुका था, उसका गला कट चुका था और मर गई, ठीक है। तो उन्होंने, कुकबर्न ने ये कहा कि इसमें क्या है, जो एक्ट है वो हो चुका है, और इसलिए एक्ट है जो हो चुका है, इसलिए इसको फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन नहीं माना गया। अच्छा, इसमें क्यों माना लिया गया? तो इसमें इसलिए क्योंकि मरने से पहले इन्होंने कॉल कर दिया था, ठीक है ना। रतन वर्सेस क्वीन में मरने से पहले वो कॉल कर दी थी पुलिस को, गेट मी द पुलिस प्लीज, है ना। लेकिन इसमें क्या था, इसमें उसका गला कट चुका था, और वो बोलती है कि देखिए आप बेडिंगफील्ड ने क्या कर दिया। अब उसके बाद मृत्यु हो जाती है। तो इसमें कुकबर्न क्या मानते हैं कि एक फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि उसका एक्ट हो चुका था, ठीक है। लेकिन बाद में बहुत ज्यादा इसको क्या किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि थोड़े से समय का तो अंतर था, थोड़े से समय का अंतर था, इसीलिए बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। और इसको आर वर्सेस क्रिस्टाइल, आई थिंक, आर वर्सेस क्रिस्टाइल देख लीजिएगा। मैं क्या मतलब आर वर्सेस क्रिस्टाइल था या जो भी हो, मतलब इसके बाद एक और केस आता है जिसमें इसको क्या कर दिया जाता है, मतलब अप्रूव कर दिया जाता है, ठीक। कौन सा केस था वो, जिसमें आर वर्सेस क्रिस्टाइल में, क्रिस्टाई में
इसको अप्रूव किया जाता है, ठीक है। और एक केस आता है जिसमें इसके कमियों को दूर करके ये मान लिया जाता है कि अगर थोड़ा सा टाइम का इधर उधर डिफरेंस है तो उसे क्या कर लिया जाएगा, फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन मान लिया जाएगा। अच्छा, इसमें फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन क्या है, मतलब कि किसी ने देखा नहीं वो होते हुए, लेकिन क्या है, उसके तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, वही तो है फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, रेस जेस्टा का पार्ट है, ठीक है। और रेस जेस्टा क्या है, हियर से एविडेंस है, जनरली हियर से एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल इन द आई ऑफ लॉ, मतलब कोर्ट में हियर से एविडेंस का वैल्यू नहीं है, उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में जैसे रेस जेस्टा हो गया, डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, इसमें क्या है, हियर से एविडेंस एडमिसिबल है, मतलब हियर से मतलब सुनी सुनाई बात को कोर्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें और रेस जेस्टा हो गया, डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, डाइंग डिक्लेरेशन मतलब मरते हुए कोई व्यक्ति कुछ बोल के मर गया तो बताएगा ना कि उसको किसने मारा, ठीक है, तो इसीलिए वो एडमिसिबल है। लेकिन ऐसे जनरली सुनी सुनाई बात का वो रिलीवेंट नहीं है, सुनी सुनाई बात कोर्ट के सामने रिलीवेंट नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने सुना कि वो बोल रहा था कि उसने उसको मारा, तो ये सुनी सुनाई नहीं, तुमने देखा उसे मारते हुए तो बताओ, नहीं देखा तो ये मत बताओ, ठीक है ना, कि तुमने सुना, ठीक। तो फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें दो केस बताए, रतन वर्सेस क्वीन और आर वर्सेस बेडिंगफील्ड। रतन वर्सेस क्वीन में क्या हुआ था, गेट मी द पुलिस प्लीज, जैसे वो कॉल करती है ऑपरेटर साहब उठाते हैं और जैसे बोलती है गेट मी द पुलिस प्लीज, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। पुलिस जब उसके घर पहुंचती है तो उसकी डेड बॉडी पाई जाती है, ठीक है। कोर्ट ने क्या माना, फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, उसका हस्बैंड क्या हो गया, मर्डर के लिए लाइबल हो गया। इसमें बेडिंग आर वर्सेस बेडिंगफील्ड में क्या हुआ, ये रूम से बाहर निकलती है, उसका गला कटा हुआ रहता है, वो बोलती है ओह माय आंट सी व्हाट बेडिंगफील्ड हैड डन टू मी, ओ मेरी आंटी देखिए बेडिंगफील्ड ने क्या कर दिया, और वैसे उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसमें जो जज होते हैं कुकबर्न, जस्टिस कुकबर्न, उन्होंने इसको फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन नहीं मानते हैं क्योंकि इसमें टाइम का डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन मर्डर तो वही किया रहता है, इसका बॉयफ्रेंड, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा।